टीम इंडिया के सुनहरे दौर के 3 सुपरस्टार्स। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करिए पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को, इनके साथ आकाश चोपड़ा को और संदीप पाटिल को। बहुत स्वागत आप सभी का। जोरदार तालियों के साथ हमारे खास मेहमानों का स्वागत करिए। मंच पर मैं इन सभी को आमंत्रित करना चाहूंगी, हमारे सहयोगी अमृतानंद एंड साथ में आनंद नरसिम्हन को। इस पैनल की हम शुरुआत करेंगे एंड नो डाउट ये पैनल काफी रोमांचक होने वाला है। इसमें खास बात यह है मोनिका कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है ये भी सीधा इंटरेक्शन कर सकती है हमारे खास मेहमानों से। देखिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। स्वागत कीजिए। वेलकम एवरीवन, थैंक यू सो मच। सर अगर आप ये पहले आप कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, आप भी उठ जाइए, थोड़ा सा बात करने से पहले खेल लिया जाए, है ना सर? बैट भी है, बॉल भी है, हाँ छोटा सा, हाँ शैंडलियर नहीं, वहां आपको कैच प्रैक्टिस उधर करा लिया। आइए तो नीचे नहीं खेलते, ऊपर मारते हैं। देखिए 2 बैट्समैन है, एक गजब, 3 बैट्समैन है, उसमें से एक गजब का फील्डर है, तीनों गजब के कमेंटेटर्स हैं। लेकिन आज हम कैफ भाई से क्या कराएंगे? बॉलिंग कराएंगे। हाँ आकाश, अमूमन हमने कैफ भाई को कमेंट्री नहीं कमेंट्री माइक आपका। अरे ठीक ऑडियो है। यार सर, ये वो जो हम खेलते हैं ना घर में 1 टिप बॉल, वो खेलना है। सैंडी भाई पे कोई मारना नहीं है सर। ओके नहीं ऊपर ओवरआर्म कर रहे हैं। ओवरआर्म कर रहा हूँ। अंडर आर्म एक्चुअली मुंबई में लोग ना अंडर आर्म बहुत खेलते हैं। यहाँ ओवरआर्म दे रहा हूँ फंसाने के चक्कर में लोग। और ये बहुत सम्मान दिया इस गेंद को सर। ये ऑडियंस पूरी फील्ड है, है। आप कैच प्रैक्टिस करा सकते हैं, आप ऑडियंस में कैच प्रैक्टिस करा सकते हैं। संदीप भाई जब खेलते थे सिर्फ छक्के तो बिना हेलमेट के अच्छा, पुल मारना इन्होंने शुरुआत करी है। तो सर बाउंसर मार रहा हूँ, पुल मारो, मत पवेलियन। अच्छा आप लोग तैयार हैं? और ये सामान बांध दिया गया है, बहुत ही शानदार। क्या बात है, आने दीजिए बॉल वापस। वंस मोर, एक और बाउंसर। अरे देख के भैया, देख के जरा। नहीं वो तो झुक रहे हैं, आपको तो कैच करना था। फोन छोड़िए, बॉल पकड़िए। अच्छा यू नो आकाश भाई। अच्छा चलो अब मर्जी, बड़े बड़े। हाँ आकाश भाई आप आ जाओ। सर, कमेंट्री माइक संदीप पाटिल के साथ। नहीं आपने खिलाना है। भारत के जाने माने ओपनर आकाश चोपड़ा अभी 2011 वर्ल्ड कप 1 रन चाहिए, छक्का चाहिए जीतने के लिए। MS धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो वाला शॉट मारना आपको। मार सकते हैं, मैं नहीं मार सकता। वो सिर्फ माही मार सकते हैं, मैं नहीं मार सकता। कि वो उसमें तो एक्चुअली मैंने कहा था कि उनका बल्ला घूमा पूरा वानखेड़े के साथ साथ पूरा भारत झूमा। 28 साल के बाद हुआ था। आकाश ये घेरा पार कराना है, ठीक है? आप ग्राउंडेड अच्छा ठीक है, ग्राउंडेड शॉट लगानी फास्ट है। रखना है। ये सिंगल परफेक्ट। हर खिलाड़ी की अपनी एक ताकत होती है ना, कोई छक्का मारता है, कोई सिंगल लेता है। नहीं हल्का ग्राउंडेड। मारना। ये सब बहुत महंगे लाइट है इधर। दादा ये रख लेंगे हम। क्या कह रहे हैं? अच्छा उधर भी चाहिए, उधर वहां देखिए देविया वहां बैठी है। पुल आकाश चोपड़ा उधर। पुल भाई वहां मारना। नहीं लॉन्ग ऑन पे डिमांड आई है सर, लॉन्ग ऑन पे डिमांड आई है। उधर ज्यादा लेडीज है वैसे। हाँ वही तो, इसीलिए। पर कैच पकड़ लेंगे। अच्छा। चलो आकाश भाई सामने ने देख लिया कहाँ मारना है। ओ रह गया। चलिए वन मोर चांस, नहीं तो मोहम्मद कैफ से आ जाएगा वो। चलो कैफ भाई बोल्ड मारो यार। आ गया उधर। क्या बात है। चलिए अब थोड़ा रोल रिवर्सल किया जाए। अरे क्या बात है, भाई गजब के फील्डर तो थे, अब भी हैं। टेस्टिंग कर ली पूरी, मेरी बॉडी स्ट्रेच करा दी। बट कैफ अब आप कैसी बैटिंग करते हैं वो भी देखा जाए। क्या भाई आकाश आइए, बॉल आपके हाथ में। आजा बॉल डाल लो सर। कमेंट्री का माइक आपका। हाँ मोहतरमा के लग गई पता। नो शी इज फाइन। मैडम आप ठीक है? सॉरी। नहीं उनको नहीं लगी, किसी को लगी। हाँ किसी के लगी। मैम आई ओके? रियली सॉरी। आकाश चोपड़ा इज आस्किंग यू। मेरे शॉट पे किसी को लग जाए। नहीं आकाश चोपड़ा इज आस्किंग यू। आकाश चोपड़ा आपसे पूछ रहे हैं। मारो जी मारो। कैच बॉय।
ओए अरे 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 ड्रॉप किया, ड्रॉप कर दिया, पकड़ लिया। वन टिप सर, वन टिप नहीं है सर इधर। आने दीजिए बॉल। आपके पास एक शैंडिलियर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, इतने पैसे हमें मिल नहीं रहे, वो नहीं दे पाएंगे हम। तो नीचे रखियो, हाँ नीचे रखियो, हाँ ये बेटर है। ओए चलिए लास्ट वन। अब इसमें शर्त यह है, अरे उधर भी आने दीजिए। चलिए यानी चलो जी, मारो। लास्ट बॉल। अरे रुक गया, ये फिर से आया। क्या बात है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ स्पोर्ट। आइए प्लीज बैठिए। जोरदार तालियां। 3 फैंटास्टिक पीपल, बहुत बढ़िया लोग, उम्दा लोग एंड अमेजिंग प्लेयर्स, और सॉलिड कमेंट्री भी करते हैं। सर कैसा लग रहा है न्यूज 18 इंडिया के चौपाल में आके? बिल्कुल जैसे घर लौट आया हूं, क्योंकि काफी मैंने आपके साथ काम किया है, एंड वेरी हैप्पी टू सी दैट आप नंबर 1 पे हैं, और यही रहो। ये मेरी मैं कहता हूं कि ये दुआ है, रहना जरूरी है। थैंक यू सर। आशीर्वाद है। थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आकाश आनंद भाई, वार्म अप तो चलो सबको अपने आपने कर दिया, अब सारे लोग वार्म अप हो चुके हैं, तो बाउंसर की भी आदत हो गई है, यॉर्कर भी खेल लिया है। तो शुरुआत करता हूं मैं संदीप सर आपसे ही। सर एक बाउंसर मोहम्मद शमी भाई ने डाला है कि जो सेलेक्टर्स हैं वो कम्युनिकेशन गैप रखे हुए हैं खिलाड़ियों से, बातचीत क्लियर नहीं हो पा रही है कि आप फिट हो, अगले मैच के लिए, अगले सीरीज के लिए अवेलेबल हो या नहीं हो। क्या ये पहले भी होता था, या शमी भाई को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, या अजीत अगरकर साहब सही से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं? देखिए मैं पूर्व सिलेक्टर रहा हूं, चीफ सिलेक्टर रहा हूं, और जो करंट हमारी सिलेक्शन कमेटी है उनके ऊपर टिप्पणी करना या बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर ये पूछा जाता तो हम पुराने जमाने के हैं। हमेशा हम कह रहे हैं कि कपिल देव से लेके जितने सारे 70s 80s में खेले, ये एक बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि आजकल जो पेपर में लिखा जाता है या टीवी पे सुनाई देता है कि क्रिकेट ज्यादा हो रही है। मैं ये कहूंगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट डेफिनेटली ज्यादा हुई है, लेकिन हमारे जमाने में हम भारत के लिए खेलते थे, ऑफिस के लिए खेलते थे, क्लब के लिए खेलते थे, बेनिफिट मैचेस खेलते थे। तो नंबर ऑफ डेज क्रिकेट का अगर आप देखिए तो उतना ही था जितना आज है, और वो होते होते भी जो सुविधा आज के खिलाड़ियों के पास है, साथ है बीसीसीआई, सारी जो हमारी जितनी सारी एकेडमीज है, जितनी सारी एसोसिएशंस है हमारे देश में, इतनी बढ़िया सुविधा उन्होंने बनाई है आज के नौजवानों के लिए। हमारे जमाने में तो ये कल्चर ही नहीं था। तो आप उस वक्त बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते थे, लेकिन पैसे उतने नहीं मिलते थे आज जितने मिलते हैं। नहीं, आज मोनेटाइजेशन ज्यादा हो गया। बड़ा अच्छा लगता है कि आज के जो नौजवान है, आज की जो टीम है, आज की जो प्लेयर्स है, इनको पैसा मिल रहा है, और ऐसा नहीं कि हमें कोई दुख है। तो ये सेलेक्टर प्लेयर आई थिंक इट इज नॉट फेयर टू से दैट हम दुखी है पैसा नहीं मिला। हमें जो प्यार 42 years have gone and अभी तक 83 की लव स्टोरी शुरू है। तो जो प्यार हमें मिला है, वो लव स्टोरी तो इटर्नल है सर, वो तो हमेशा रहेगी। संदीप पाटिल ही है, और कोई नहीं हो सकता संदीप पाटिल। नहीं, मैं ये अकेले का काम नहीं है, ये खेल जो है ये पूरे पर ये सेलेक्टर और प्लेयर के बीच का कम्युनिकेशन गैप ये होता है। आप भी सेलेक्टर रह चुके हैं इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए, बात तो हम सारे प्लेयर्स से करते हैं, लेकिन जब सिलेक्टर्स किसी प्लेयर को सिलेक्ट करता है तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब कोई प्लेयर ड्रॉप होता है तो हमें खुशी नहीं होती, हमें दुख होता है। लेकिन वो ड्रॉप होने से पहले जो 4 साल मैंने बिताए और हमारी जो कमिटी थी, हमारी यही कोशिश रही कि जिस प्लेयर को हमने ड्रॉप किया उसके साथ बात की कि वजह क्या है, व्हाई यू आर ड्रॉप्ड। क्या फिटनेस की समस्या है, फॉर्म की समस्या है, या कोई अलग चीज है, और ये होना जरूरी है।
लेकिन बड़ी दुख की बात है कि ये बात करने के बावजूद भी वो खिलाड़ी है, ऐसे कई खिलाड़ी है जिन्होंने बोले कि हमारे साथ बात ही नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल है। ईशान किशन है, सरफराज का नाम मैं लेना चाहूंगा, पृथ्वी शॉ का नाम लेना चाहूंगा मैं। उनको पता ही नहीं है कि अब वापसी करने के लिए क्या करना है, कितनी मेहनत करनी है, क्या जान दे देनी है। आई थिंक सिलेक्टर्स का ये काम रहता है, ये जिम्मेदारी रहती है सिलेक्टर्स की बात करना, क्योंकि अगर खिलाड़ियों को पता नहीं चलेगा कि कारण क्या है, वजह क्या है, उसे टीम से बाहर होने की वजह क्या जी, है। पर कैफ आप भी इससे गुजर चुके हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस किया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये बातचीत होती है नहीं होती है, या फिर कई बार ऐसा होता है खिलाड़ी को लगता है मुझे टीम में होना चाहिए लेकिन सिलेक्टर्स कुछ और देख रहे होते हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल में, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और बैठने का मौका दिया और बोलने का मौका दिया। जमाना थोड़ा बदल गया है। पहले शायद हमारे जमाने में था कि भाई पेपर में टीम पढ़ लो, अगर आप ड्रॉप हुए हो ना तो पेपर में आएगा, कोई आपको सिलेक्टर आके नहीं बोलेगा कि आप ना नहीं खेल रहे हो, ये वजह है, आपको यहाँ इंप्रूवमेंट करना है। वो जमाना अब पहले था, पर अब चीजें बदल गई। अब थोड़ा सा लोग ना, जो सिलेक्टर्स होता है वो टीम के साथ ट्रैवल करता है, बस में बैठता है, होटल में साथ रहता है, कप्तान के साथ वो बैठेगा, वो प्रैक्टिस पे जाके प्लेयर्स को देखता है कैसे प्लेयर्स अभ्यास कर रहे हैं। तो अभी जमाना चेंज हो गया। अभी क्या हो गया, कम्युनिकेशन लेवल पहले से बढ़ गया है। हालांकि अभी भी बहुत चीजें हैं जहां पे आपने शमी का नाम लिया, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, पर उतना नहीं जितना पहले हुआ करता था कि भाई पेपर में पढ़ लो, अगर आपका नाम आएगा तो आपको हम फिर फ्लाइट लेके पहुंच जाना। तो वो जमाना बदल गया। अभी लगता है शायद थोड़ा सा और कम्युनिकेशन लेवल बढ़ा है, सिलेक्टर्स साथ में ट्रैवल करते हैं। तो ये तो एक बदलाव आया है। एक आकाश भाई, आपसे ये जानना चाहूंगा, आप जब क्रिकेट खेलने आते हो, शुरुआत करते हो तो नाम, धन, दौलत, शोहरत सब मिलता है। ये जब जाने की घड़ी आती है तो ऐसा लगता है कि आप बोझ बन गए हो यार, बस जाओ, खत्म करो। मैं नाम लेके बात करता हूँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनसे बड़े खिलाड़ी नहीं है, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप क्यों हो जाता है? कभी कहा जाता है कि विराट फोन अटेंड नहीं करते हैं, विराट से बातचीत नहीं हो पाती है, विराट का यूरो टेस्ट लंदन में होता है, विराट आए तो बातचीत हो। मतलब ये क्यों, मतलब ये परंपरा क्यों है? संदीप सर, क्या भाई, आप तीनों क्रिकेट खेल चुके हैं, मतलब आओ तो बहुत अच्छी स्वागत होती है, लेकिन जाने का पता भी तो होना चाहिए, बात तो होनी चाहिए। सो कम्युनिकेशन एक्चुअली इज अ टू वे स्ट्रीट। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ से है तो फिर वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो मैसेजिंग है। दोनों तरफ से होती है तो कम्युनिकेशन होती है। और अगर कोई भी ये कहे कि ये नहीं हो रहा एट दिस पॉइंट इन टाइम, आई एक्चुअली फील कि वो इनकरेक्ट है, एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि अगर आप रोहित की बात करें या विराट की बात करें या अजीत अगरकर के साथ भी खेले हुए हैं, मतलब जिसने साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर किया हो, और उसके बाद अब जो सिलेक्शन कमेटी आई है वो तो पक्के यार रहे हैं, साथ साथ सारी आईपीएल टीमों में इकट्ठे रहे हैं। तो कम्युनिकेशन अगर वो नहीं हो रहा है तो इट्स अ मिस्टेक एट बोथ एंड्स, वो किसी एक एंड की कहानी नहीं हो सकती। और एक बात आप हमेशा पाएंगे, वो शमी की बात हुई ना, तो सी प्लेयर, ऑफ कोर्स आई विल स्पीक फॉर द प्लेयर, कि प्लेयर को लगता है, और मैंने भी एक बार एक्चुअली, मैं जब खेल रहा था, मैंने नाम नहीं आ रहा था, तो मुझे किसी ने सुझाव दिया, मैं इंग्लैंड में था, उन्होंने कहा ऐसा करो तुम चेयरमैन को फोन ही कर दो। हाँ ठीक है जी, कर देते हैं, कोई बात नहीं। उस समय इंग्लैंड में, क्योंकि वहां होते हो आपको माहौल अलग लगता है, तो मैंने फोन किया एक दिन, मैंने कहा सर व्हाट आर माई चांसेस? तो उन्होंने कहा रन बनाओ। मैंने कहा जी मैं रन तो बना रहा हूँ। कह रहे नहीं, योर क्वालिटी ऑफ रन इज नॉट दैट गुड। मैंने कहा क्वालिटी तो सेम ही होगी, बट ऑफ कोर्स आई कुड नॉट आंसर, एंड आई सेड अच्छा ओके। तो मैंने कहा जी कितने रन बनाए? मैंने इतने बनाए। सो दैट वाज अ बिट ऑफ अ थिंग कि थोड़ा स्टैंड ऑफिश था एट दैट पॉइंट इन टाइम, क्योंकि इट वाज वेरी अनयूजुअल था कि कोई बच्चा फोन उठा के कह रहा है सर मुझे बताओ मेरा नाम क्यों नहीं आया। आज की डेट में इट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। आप कुछ भी किसी से ही पूछ सकते हो, कोई मना नहीं करता है। तो आई एम रिफ्यूजिंग टू बिलीव कि कम्युनिकेशन नहीं हुआ है बिल्कुल भी, क्योंकि दूसरे एंड की स्टोरी ना आपको कभी सामने मिलेगी नहीं। सी गौतम गंभीर या अजीत अगरकर ये पब्लिक में आगे थोड़ी ना बताएंगे कि मैंने बात की या नहीं की। तो एक साइड की स्टोरी इज देयर, बट एवरी स्टोरी हैज टू साइड्स। वी हैवंट हर्ड द सेकंड साइड, सो आई एम गोइंग टू। तो आप ये कह रहे हैं कि सिक्के के दो पहलू हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली की बात अमृत ने छेड़ी, तो वही बात करते हैं। आज विराट कोहली ने ट्वीट किया है कि एक प्लेयर इज ओवर और डन ओनली व्हेन दे गिव अप। तो उनका इशारा क्रिप्टिकली ये है कि भाई उसके चक्कर में मत पड़ो, ब्रांड का ट्वीट है उसके बाद वो हाँ सच्ची वो एड थी, लोग उसको मोटिवेशनल स्पीच समझ गए, वो एक्चुअली एड थी। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी से भी तारुफ, क्योंकि इनका है कि 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप इन्हें खेलना है। आपको क्या लगता है कि क्या प्लेयर को ये डिसीजन लेना चाहिए
या परफॉर्मेंस जब तक है तब तक आप किसी पर कोई अंकुश ना लगाएं, एज शुड नॉट बी अ बैरियर आपके। हाँ, फिर मैं फॉर संदीप। सी, भारत के लिए खेलना इज अ प्रिविलेज एंड नॉट अ राइट. नोबडी हैज द राइट टू प्ले फॉर इंडिया. इट इज अ प्रिविलेज दैट वी आर एक्सटेंडेड. हमें मिलता है मौका खेलने का, और उसके लिए हम बहुत ज्यादा आई मीन यू फील कि ये ब्लेस्ड है आप कि आपको ये मौका मिला है, क्योंकि 140 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं और क्रिकेट एक्चुअली में बहुत प्यार मिलता है यहाँ पे, बहुत लोग खेलते हैं. तो अंत में सिलेक्शन तो देखिए 2.5 साल दूर है वैसे, तो ये कहना कि कौन खेलेगा नहीं खेलेगा, पर ये फैसला कभी भी वो प्लेयर का तो इंडिविजुअल नहीं हो सकता है कि मेरे लिए जो सही है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. भारत के लिए क्या सही है वो सबसे ऊपर बात है, वो सर्वोपरि है. तो अगर आप रन बनाते जाएंगे तो कौन रोकेगा, सबको चाहिए आप. अगर रोहित शर्मा 3 दोहरे शतक, देयर इज नॉट अ प्लेयर इन द वर्ल्ड जिसने ये काम किया हो, तो उनको तो आप चाहते हो वो टीम का हिस्सा हो ना. विराट कोहली से बड़ा ओडीआई क्रिकेटर कौन आएगा. आप रन बनाते जाइए, प्लीज बी देयर. इट्स इन साउथ अफ्रीका. तो भारतीय क्रिकेट के इंटरेस्ट में है कि वो खेलें, लेकिन खेलेगा वही, चाहे फिर वो शुभमन गिल हो, चाहे विराट कोहली हो, या रोहित शर्मा हो, या हार्दिक पांड्या हो, कि परफॉर्मेंस अगर आप करते जाएंगे तो टीम का, या फिर हर्षित राणा हो, एनीबडी. उनको अभी मौके नहीं मिले. आगे वो ना थोड़ा सा ये भी थोड़ा सैड स्टोरी है बाय द वे, कि वो एक बच्चे को बना दिया एक वो आई मीन विपिंग बॉय बन गया है. हर बंदा आता है वो लात मार के चल पड़ता है. अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि उस बच्चे की भी सोचो, पर वो भी अगर नहीं करेगा तो भारी बैठा होगा, आप देख लीजिएगा. कैफ, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनको चॉइस देनी चाहिए या प्योरली परफॉर्मेंस के बैरोमीटर पर आंका जाना चाहिए उनको? इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा आनंद भाई, क्या भाई क्योंकि ग्राउंड पे भी रहते हैं, कमेंट्री करते हुए जाते हैं वहां पर है, क्या भाई फील करते हो जिस मैच में रोहित विराट नहीं होते हैं उस समय क्राउड का जो एक मूड होता है, और जब वो दोनों खिलाड़ी अब ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, प्रैक्टिस देखने के लिए स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, लोग सड़कों पर हैं, तो ये फीलिंग कैसे आती है? आनंद भाई का जो क्वेश्चन था उसी आगे मैं जोड़ रहा हूं. देखिए, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए एक फूलों का बिस्तर ऐसे उनको संभालता, बात करता, भाई प्लीज जाओ मत. मैं ऐसा बोलता उनको कि जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है इंडियन क्रिकेट को, मैं तो इस वक्त ऐसा बोलता, भाई अभी रुको, अभी तो बहुत जरूरत है, अभी तो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, गिल हैं, फ्यूचर के स्टार हैं, पर सब कुछ गिल को एक साथ दे दोगे तो शायद वो दबाव में और बिगड़ सकते हैं. तो मेरा मानना है कि मैं तो ऐसे उनको यूज करता कि रोहित शर्मा क्या चाहिए, आपने इतना अचीव किया एज ए कैप्टन, आपने आईसीसी इवेंट में हमें 2 ट्रॉफी दिला दी, 3 बार फाइनल्स में आ गए 3 साल में. मैं तो रोहित शर्मा का इतना बड़ा फैन हूं कि मैं उनको और चाहता हूं कप्तानी करते हुए देखना कि एज ए लीडर, हालांकि उनको आप 27 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, आगे की बात कर रहा हूं, मतलब जब मैं ये बोल रहा हूं कि उनका जो कप्तानी का करियर था बहुत छोटा था, 3-4 साल का करियर रहा, 32 साल के आसपास वो कप्तान बने, 36 साल 38 साल में क्या उनको हटा दिया गया. तो मेरा मानना है कि जो अचीवमेंट एज ए कैप्टन रोहित शर्मा ने किया है, हाँ लोग कहते हैं अरे वो बूढ़े हो रहे हैं, मतलब 38 साल के हो रहे हैं, हमें फ्यूचर की तरफ देखना है, और एक कप्तान पहले आए थे उनको भी हटाया गया, चाहे सचिन हो, विराट कोहली हो, कोई भी हो. पर मैं ये बोल रहा हूं कि रिकॉर्ड को देखो ना आप, अगर कैप्टन है और रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, चाहे कितना भी सीनियर प्लेयर हो, भाई ठीक है आप गिल हमारे फ्यूचर स्टार है, पर कैप्टन है, सारा काम वो कर रहा है, जिता भी रहा है, टीम बना रहा है, भाइयों की तरह सबको ना बिल्ड कर रहा है, तो उसकी सब तारीफ करते हैं. तो मैं ऐसे देख रहा हूं कि 2027 में भी चाहे वो 41 साल के भी हो जाएं, पर मैं ये देखता हूं कि क्या रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जिता सकता है, क्या उनके पास एक्सपीरियंस है, क्या वो वर्ल्ड कप पहले जिता चुके हैं, हाँ जिता चुके हैं, सारे आंसर, सारे जो बॉक्सेस है वो टिक किए हुए हैं. तो हमें मूव ऑन क्यों करना है कि हम फ्यूचर के लिए बिल्ड कर रहे हैं? भाई 2027 वर्ल्ड कप के बाद फ्यूचर के लिए बिल्ड कर लो आप. तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं रोहित शर्मा, विराट कोहली को बहुत समझा बुझा के बात करके, कम्युनिकेशन लेवल, मतलब मैं घर पहुंच के उनसे बात करूंगा, इस लेवल का, ऐसे लेवल के प्लेयर दो. तो आप कह रहे हैं आप उन्हें संभाल के रखते हैं. संदीप भाई आप क्या कहेंगे, आप कैसे देखते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली को? आपको लगता है कि जब तक वो परफॉर्म कर रहे हैं, टीम में रहे, सीनियर्स हैं, भले ही दोनों कैप्टन रह चुके हैं, इससे माहौल खराब होगा? अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो सवाल ही नहीं उठता. The main criteria for selection is if whether player is going to be useful for the team. और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात होती है, चाहे विराट की आज बात हो रही है, रोहित की बात हो रही है, जब मैं चीफ सिलेक्टर था तो सचिन तेंदुलकर, जहीर खान, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे, उनके बारे में भी निर्णय लेना पड़ता था. लेकिन ये सिर्फ सिलेक्टर्स का काम नहीं होता. As I have always said on our channel भी मैंने बोला है कि इट्स अ प्रोसेस. जब टीम सिलेक्शन होता है
तो पहला जो चीफ सिलेक्टर होता है वो कप्तान से बात करता है, उनके मन में क्या है। फिर कप्तान और कोच, जो भी कोच हो, उनके साथ चीफ सिलेक्टर बात करता है। उनकी बात लेके मैं जो बाकी के हमारे जो अन्य सदस्य हैं उनके साथ बात होती है हमारी, और फिर एक टीम बनती है करीब 18-20 जनों की, और फिर हम वापस बैठते हैं। तो ऐसा नहीं कि चीफ सिलेक्टर ने बोल दिया या कप्तान ने बोल दिया या कोच ने बोल दिया कि रोहित को खिलाओ या विराट को ड्रॉप करो, ऐसा नहीं होता। As long as player, anybody, youngster or senior, as long as he is going to be useful to the team, and way forward भी देखना होता है, फिटनेस देखना होता है। See, सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम, गॉड ऑफ क्रिकेट, लेकिन उनको भी रिटायरमेंट एक दिन लेनी पड़ी। तो अगर सचिन के साथ होता है ये बात, सुनील गावस्कर के साथ होता है, कपिल देव के साथ होता है, तो ये होने वाला, चलने वाला है। नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ रोहित and Virat are going to handle this situation, handle this pressure. Tremendous pressure on both of them. Brilliant, Players. संदीप जी, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, क्या खिलाड़ी का रिटायरमेंट, जैसा आपने कहा सचिन तेंदुलकर का नाम लिया, सुनील पाजी का नाम लिया, क्या खिलाड़ी का रिटायरमेंट सोशल मीडिया से होना चाहिए या ग्राउंड से होना चाहिए? Selectors have no, बीइंग अ फॉर्मर प्लेयर, आपको क्या? देखिए, सिलेक्टर्स का काम टीम सिलेक्ट करना है। सिलेक्टर का काम ये नहीं कि आप रिटायर हो जाओ जी, दैट इज एब्सोल्युटली अप टू इंडिविजुअल। रिटायरमेंट जब लेता है कोई खिलाड़ी तो उसकी ये होती है, उसकी मर्जी होती है, तो उसकी मर्जी होती है। आकाश, एब्सोल्युटली। आपने किसी से पूछ के खेलना शुरू नहीं किया था, हाँ, और आपको कोई कह नहीं सकता कि अब खेलना बंद कर दो। सिलेक्टर का काम है सिलेक्ट करना, वो दैट्स हिज जॉब, अदरवाइज पॉइंट ही नहीं है ना, सिलेक्टर रखते क्यों? उनका काम ही यही है कि भारत के लिए क्या सही है उसकी तरफ एक नजर लगाकर, और अगर क्योंकि कप्तानी की बात हो रही थी, विराट कोहली तो किसी ने कुछ लिया ही नहीं है पर्सनली, ये सिर्फ साथ में माहौल का हिस्सा बन गया। पर विराट कोहली तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी एज ए प्लेयर ही खेले थे, अभी भी एज ए प्लेयर ही खेल रहे हैं। सो व्हाट हैज चेंज्ड? द ओनली थिंग दैट ही हैज चेंज कि उन्होंने खुद रिटायरमेंट ले लिया टेस्ट क्रिकेट से। अब इसमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा था कि आप रिटायरमेंट ले लो। अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया तो वो आके बोले मुझे किसी ने फोर्स किया है कि भाई मैं तो सेलेक्ट नहीं हो रहा था या मैंने रिटायरमेंट ली है क्योंकि मुझे कहा गया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, तो आई डोंट वांट टू इवन स्पेक्यूलेट कि ऐसा कुछ हुआ है। विराट कोहली है यार, और जब रिटायर किए तब तो रन बना के किए। मर्जी है, जैसे जिसका जब मन करता है। रिटायरमेंट इज अ वेरी पर्सनल डिसीजन। इसमें कोई वो 60 साल की वीआरएस वाला तो काम है नहीं सर, क्रिकेट है ये। पर रोहित शर्मा के साथ जरूर हुआ है कि जब भी आप एक टीम बनाते हैं, 2027 के विश्व कप की क्योंकि बात हो रही है, जिस भी कप्तान को आप टीम थमाते हैं उसको आप 2 साल जरूर देते हैं कि बेटा टीम बना ले। आपने सूर्य कुमार यादव को भी दिया ना 2024 में 2026 का बनाने के लिए। आपने 2022 में रोहित शर्मा को 2024 के लिए टीम थमा दी थी कि अब आप चलाओ 2024 का विश्व कप, तब वो जिता पाए। तो अगर अगेन डेविल्स एडवोकेट सेलेक्टर साहब यहाँ एक बैठे हमारे, कि अगर सेलेक्टर ये सोच रहे कि जस्ट इन केस रोहित लूजेस फॉर्म क्लोजर टू द वर्ल्ड कप, मेरे पास तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मुझे लगता है कि ये समय है, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट इतनी ज्यादा होती ही नहीं है, जो चीज होती तो नहीं। आप ये कह रहे हैं कि शुभमन गिल को 2 साल का समय दिया है कि वो अपनी टीम बना ले। और फिलहाल उसके कॉन्स्ट्रक्ट में रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, जब तक ये आपका रन बनाते रहो, खेलते रहो यार। सर, आप कुछ कह रहे हैं? सचिन तेंदुलकर खेले ना MS धोनी के नीचे, तो इसमें गलत क्या है? उस वक्त 5 फॉर्मर कैप्टन थे धोनी के अंदर। देयर आर 2 great examples. Dhoni retired while he was on tour of Australia. Suddenly, yes, he never had a word with me or secretary or president or my colleagues. Ashwin के बारे में भी it was his decision. Suddenly, वो भी ऑस्ट्रेलिया टूर में ही हुआ था। yeah. So it's up to the player to decide whether he wants to continue or whether he wants to. सर, लेकिन ये हुआ क्यों था? क्या आपको आइडिया क्या लगा? मतलब क्या लगा कि वाई धोनी है तो सडनली उन्होंने संन्यास क्यों लिया? I really don't know, because I remember when Dhoni was India A, as a India A player, he told और आकाश भी था, when I was lucky to be there as a coach of India A side, तभी उसने बोला था कि सैंडी भाई मैं जब रिटायर होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, और ऐसे ही हुआ। I was sitting in Mumbai and Sanjay Jagdale, then the secretary of BCCI, he called me, Dhoni has retired. We were shocked, but that's his decision and we have to appreciate, we have to accept it. तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया ए खेलते वक्त ही माही ने डिसाइड कर लिया था कि जब मैं रिटायर होऊंगा किसी को पता नहीं चलेगा, मैं खुद डिसाइड करके मैं बता दूंगा। माही was like that. माही was very very clear कि उसको क्या करना है। अच्छा, माही ऐसे ही थे? नहीं, क्योंकि
शमी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, मही भी आ गया, तो मैं सोच रहा हूँ क्या सवाल क्या करना चाह रहे हो? थोड़ा सा सवाल ऐसे थोड़ा नहीं है, एक जगह ठहर के बात करो, थोड़ा मजा है बात करने में, एक जगह रुको, क्या बात करो? हाँ सवाल, ठीक है, सवाल देखिए, पूछो आप, बात चलो। ये है कि एक प्लेयर कब जाना चाहता है, कब रिटायर करना, क्या एक सिस्टम ऐसा होता है जो धीरे धीरे उसको रिटायरमेंट की तरफ धकेल देता है, या प्लेयर के मन में ये आ जाता है कि भाई अब इसके आगे मैं नहीं खेल सकता या खेलना चाहता? नहीं, अगर आप धोनी की, सिर्फ धोनी की बात करें, आप धोनी पे रहते हैं, है ना, अब हम सफल नहीं करेंगे, धोनी की बात करते हैं। धोनी के केस में वो टेस्ट मैच का रिकॉर्ड उनका अच्छा नहीं है एज ए कैप्टन। अगर टेस्ट मैच देखो तो वो व्हाइट बॉल में तो मतलब राजा, मतलब यार आप आईपीएल की बात कर लो, वर्ल्ड कप जिताया सारे व्हाइट बॉल में। टेस्ट मैच में वो अच्छे कप्तान, उनका रिकॉर्ड देख लो, वो थोड़ा नीचे थे कंपेयर टू विराट कोहली, कंपेयर टू और जितने कप्तान बने इंडिया के लिए। तो एक तो खुद उनकी टीम हार रही है, मतलब इनिंग डिफीट से हार रही है, मतलब बहुत बुरी तरह हारी है धोनी की कप्तानी में। जो धोनी के यहाँ फैन बैठे हैं, माफी चाहूंगा, पर जो फैक्ट, वही फैक्ट ये है कि एक्चुअल में वो टेस्ट मैच में वो टीम संभाल नहीं पाए, जो असलियत है। व्हाइट बॉल में तो भाई उनसे बड़ा कोई कप्तान मिलेगा नहीं आपको। तो ये रीजन था, टीम हार रही थी, रन भी थोड़े उनके इतना फॉर्म ऊपर नीचे था। और मेन क्या है, कप्तान का अगर रन बना रहा है और टीम हार रही है तो भी दुखी होगा वो। पहला उसका काम है कि भाई एज अ लीडर मैं जाऊं घर, इंडिया में नहीं, न्यूजीलैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए, है ना, इंग्लैंड गए, वहां पे क्या है, आप वहां जाके अच्छा करते हो, जिताते हो, तो फिर वो उसको सेटिस्फेक्शन अलग लेवल का मिलता है कि बाहर जाके, इंडिया के बाहर हम जीते। वो रिकॉर्ड धोनी का, मतलब मैं दुख के साथ बोलना चाह रहा हूं कि इतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए उनको मजबूरी में छोड़ना पड़ा। अब एक और विषय पर आगे बढ़ते हैं, इस गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। भारत क्रिकेट का सुपर पावर है, ये तो अब जग जाहिर है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियली। और ये अभी जो हाल में एशिया कप हुआ, उसमें जो घटा वो सही है, गलत है, क्या हुआ? आपका मत क्या है कि खेल और जो एक लार्जर जियोपॉलिटिकल रीजन है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हुआ, टीम ने कहा कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ये कहां तक सही है? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं? और उसके बाद जो रवैया था कि आपको हम ट्रॉफी नहीं देंगे, अब वो ट्रॉफी अभी भी दुबई में पड़ी है, इस पर आपका क्या कहना है? आप तो कमेंट्री भी कर रहे थे उसको। इस पे मेरा ये कहना है कि अच्छा हुआ लाइव था मैच, नहीं तो शायद पड़ोसी मानते ही नहीं कि ये हुआ भी था। तो लाइव था, ट्रॉफी भी लेके चले गए, तो हो सकता है वहां पे विक्ट्री परेड भी हो जाती, और वहां हो सकता है शाहिद अफरीदी साहब चले भी रहे होते वो कराची में कहीं पे कि ये देखो ये ट्रॉफी भी हमारी है, हम ही जीत के आए हैं, क्योंकि ये तो लाइव हुआ ही नहीं। सी इट लेफ्ट अ बैड टेस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लेयर्स के लिए अगर मेरे से पूछेंगे तो बहुत अननेसेसरी प्रेशर था, बहुत ज्यादा प्रेशर था कि कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आपको खेलना है। सडनली लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन, लूजिंग इज नॉट अ चॉइस, बट इट हैज टू बी वन ऑफ द टू ऑप्शंस, राइट? मैच हो रहा है, आपके हाथ में नहीं है, आप मैच जीतोगे हमेशा। तो पर अगर ऑप्शन ही ना हो, ऐसा लगे कि अब यहां से तो आप हार नहीं सकते, दैट इज अनड्यू प्रेशर, मतलब बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर है जो भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर उस समय रहा। आई थिंक सोशल मीडिया प्लेड अ वेरी बैड रोल जनरली, दैट्स व्हाट इट डज, कि पहले मैच से तीसरे मैच तक, और उसके बाद एक और मैच इंडिया पाकिस्तान को हुआ, बाय द वे सारे भूल गए, अभी 5 तारीख को हुआ था। एक ऑडियंस में भी शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि 5 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है, वुमेन्स वर्ल्ड हुआ ना, पर किसी को नहीं पता था, सोशल मीडिया को तो मतलब भूल ही गए सारे। लेकिन वो एक मार्की इवेंट था जिसके अंदर इतना बवाल था, एंड इट स्टार्टेड, आई विल टेल यू समथिंग, सो इट स्टार्टेड विद अ बॉयकॉट, एंडेड विद 300 स्क्रीन्स एक्चुअली शोइंग द फाइनल्स लाइव। तो ये तो टोटल माहौल जिसे कहते हैं, जो आपने सोशल मीडिया की पहले पे चर्चा की, तो इसमें प्लेयर्स जो है वो बेचारा वो करे क्या, तो करे क्या करे, आई मीन उसको इंडिया ने खेलना है तो उसके हाथ में वो डिसीजन नहीं है। इफ आई एम सेलेक्टेड टू प्ले फॉर इंडिया, माई जॉब इज टू गो एंड प्ले। डिसीजन किसने लेना है वो प्लेयर के हाथ में नहीं है, इनफैक्ट बीसीसीआई के भी हाथ में नहीं है अब तो। आई मीन दिस कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब अगर सरकार ने डिसाइड किया कि खेलना है तो फिर हमारा काम है जाके खेलना यार। पर जो प्रेशर मुझे लगा जो प्लेयर्स के ऊपर था, इट वॉज इनसेन, मतलब अनरियल था। पर आपने ठीक है, आप क्या मत रखते हैं कि हाथ मिलाना चाहिए था, नहीं मिलाना चाहिए था? और फिर जो जवाबी बर्ताव आया सामने से कि भाई मैं तुमको ट्रॉफी नहीं दूंगा, ये कहां तक सही है आपके हिसाब से? क्या है कैफ, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ट्रॉफी लेके भाग गए तो वो एक अच्छा संकेत नहीं था, क्योंकि वो भी बड़प्पन दिखा सकते थे। उनकी जो भी नाराजगी रही हो कि हमें मना कर दिया गया, हमारे यहाँ से ट्रॉफी नहीं लेगी इंडियन टीम, या हाथ नहीं मिला रहा, जो भी इशू रहा होगा मैं समझ सकता हूँ, कोई वजह से उन्होंने मना किया, ठीक है। पर मेरा मानना है कि ट्रॉफी लेके भाग जाना, मतलब ये तो बहुत ही
पहले ऐसे इतिहास में कभी हुआ नहीं है। और ट्रॉफी ना भी मिले तो भारतीय टीम जीती हुई टीम मानी जाएगी। ट्रॉफी के ना होने से कोई उनका कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ भाई आप खराब खेल के आए हो, आप हार के आए हो। हमने सबने देखा, लाइव मैच था, सबने देखा कैसी इंडियन टीम खेली है और किस दबाव में खेली है। मतलब मैंने तो बहुत इंडिया पाकिस्तान मैच खेला भी है, पाकिस्तान 2 बार गया हूं मैं, और वर्ल्ड कप का मैच खेला है। पर ये जो हालात थे इस बार एशिया कप में, मुझे लगता है कि इतना बुरा हाल एज अ प्लेयर, मतलब आप प्रेशर की बात कर लो, सूर्य कुमार यादव की बात करो, एज अ कैप्टन, नए कैप्टन है वो नए कैप्टन है, उनको वो हाथ नहीं मिला फरमान, उनको जो भी गवर्नमेंट का जो भी वहां से फरमान था कि खेलेंगे पर हम ये चीज नहीं करेंगे, ठीक है, हम दोस्ताना अंदाज में नहीं खेलेंगे। तो ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, हम खेले हैं पाकिस्तान से, हमेशा से हमारे जो ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, सबको पता है, पहली बार नहीं हो रहा है। मतलब आप इतिहास देख लो, हमारे ताल्लुकात उनसे बुरे रहे हैं। और हम जब 2004 में गए, मैं जब गया था पाकिस्तान, तो वहां हम जब खेलने उतरे, खेले, जीते भी, हाथ भी मिलाया करके, जो भी है भावना से खेले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई करके आ गए। पर वो ताल्लुकात तो वैसे ही रहे, खेल में अपना हमने खेला, जीते, ट्रॉफी लेके आ गए। पर ये जो हुआ एशिया कप में ना, ये मेरे हिसाब से सारे प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल हालात रहे होंगे। सूर्य कुमार यादव स्पेशली एज ए कैप्टन, जो टॉस करने जा रहे हैं, टॉस पे मतलब उनको पहली भी बैट बॉल खेला नहीं, अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, पर उनको वो हाथ नहीं मिलाना, वो चीजें, सारी जो चीजें उनका माइंड में चल रही है, और उसके बावजूद इंडियन टीम जीती है। अगर एक मैच भी पाकिस्तान से वो हार जाते, तो हमें पता है हम तो वैसे ही उनसे बहुत आगे निकल गए हैं, पर पाकिस्तान से अब मान लो हार जाते, तो पूरे जो उनके जो बैठे हैं, सोशल मीडिया की बात कर लो, जो उनके न्यूज चैनल की बात कर लो, भाई जीने ही देते आपको। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, हम तो बहुत आगे हैं, पर एक मैच भी हारते तो बहुत बुरा हाल करते हैं हमारा। दुबई में एक बार हमने झेला था उनको, हाँ जी, दुबई में एक बार झेल चुके हैं हम उनको, अभी तक नहीं भूले वो। एग्जैक्टली, उसी में वो आजकल। हम तो इंडियन टीम की तारीफ करना चाहिए कि जिस दबाव में वहां वो खेल के आए हैं और आराम से मैच जीत के आए। एक भी मैच ऐसा नहीं लगा जहां पाकिस्तान ना, अरे हाँ शायद फाइनल्स में था, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, पर हम दबाव में हम अच्छा खेलते हैं। पाकिस्तान दबाव में ढह जाती है, दबाव को हम अच्छा झेलना सीख गए हैं बतौर टीम, वो हमने बार बार दिया एग्जांपल अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा, नहीं कि हाथ मिलाए अलग बात है, ट्रॉफी नहीं दी ये भी अलग मसला है, लेकिन बीइंग अ प्लेयर, जैसे रऊफ ने किया ग्राउंड पर जाकर, जो स्टाइल था उनका चिढ़ाने का, इशारा कर रहे थे वो 6-0 का, फिर वो प्लेन क्रैश करने का इशारा कर रहे थे, ये बीइंग अ प्लेयर आप कैसे देखते हो? क्या है पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह के प्लेयर्स हैं जिनके अंदर एक डेकोरम नहीं है, एक डिसिप्लिन नहीं है, या फिर ये एक बदतमीजी थी? नहीं, वो तो ऑफकोर्स गलत था, जो भी करना है, मतलब ग्राउंड पे जो इशारे करते हो, जो भी आपने जिससे हमने एक उनका बलबास था, फरमान था शाम का नाम, ओपनर थे, जिन्होंने बैट को ऐसे करके नो गन बना दिया। तो मैंने वो मैं भी वहां एक उस मैच को कवर कर रहा था, तो मैंने कहा अगर ये हर मैच में ऐसा इनका एक सेलिब्रेशन है, मान लो पाकिस्तान में डोमेस्टिक मैच वो खेलते हैं, 50 किया उन्होंने, ऐसे उनका स्टाइल है, तो तब भी वहां आप डाउट में आते हो कि हाँ चलो बंदा ना हर मैच में करता है। स्पेशली उस मैच को चुना अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट इंडिया, जो हालात थे उसमें वो ऐसे कर रहे हैं, तो वो बहुत ही एक घटिया काम था बेसिकली। और किसी को भी ऐसा सीख मैं नहीं दूंगा कि भाई खेल भावना से ही खेलो, वो सब हरकतें मत करो, ठीक है। उन्होंने बोला जडेजा भी करते, जडेजा साहब जो अपना जो वो करते ना तलवारबाजी, वो पहले मैच से कर रहे हैं, वो कोई चेंज नहीं करते भी करते हैं। हर मैच में जब भी 50 बनाते हैं तलवारबाजी करते हैं, उनका एक सेलिब्रेशन करने का तरीका, एक ट्रेडमार्क बन गया कि भाई ये बंदा ऐसा करने वाला है। पर फरमान साहब ने वो मैच स्पेशली पिक किया, वो एक गलत काम किया उन्होंने। वो बंदूक का जवाब मिसाइल से आया था, वो एक अलग बात है। अभिषेक शर्मा नामक मिसाइल पड़ गया था उनके ऊपर, तो ये भी एक सबक सिखाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं डज इट टेक अवे फ्रॉम द स्पोर्ट। और उससे बड़ा एक और प्रश्न है, और ये मेरा जाती ऐसा लगता है कि बीसीसीआई खाक इतना पावरफुल ये है, और हम खाक दुनिया का पावर कि अभी तक ट्रॉफी नहीं ले पाया, अभी तक वो ट्रॉफी वहीं पड़ी है। तो व्हाट इज दिस एंटायर पावर इक्वेशन देन आकाश? फिर एक मुझे आप बताइए ना कि क्या फायदा कि हम 74-75% क्रिकेट का रेवेन्यू करते हैं, ये एसीसी बैठ जाएगा अगर हम नहीं होंगे। संदीप जी, एक्चुअली आई वाज गोइंग टू आस्क द सेम थिंग कि वर्ल्ड क्रिकेट बॉडी है, आईसीसी है, आईसीसी से कुछ ये नहीं आया, रिएक्शन नहीं आया, ये जो सारा जो नाटक हुआ ना बीसीसीआई से आया। व्हाई वी आर पुटिंग प्लेयर्स इनटू ऑल दिस मेस? It is Home Ministry's decision whether we are playing, whether India should tour, or whether India should play against Pakistan. और ये
अनफॉर्चुनेट जो पहलगाम में हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ है, सालों से वॉर होती आ रही है और होती रहेगी। लेकिन ये जो निर्णय है ये हमारे होम डिपार्टमेंट का और बीसीसीआई का होना चाहिए। अननेसेसरीली ये प्लेयर्स को, या इसमें सूर्या ने हाथ नहीं मिलाया, सूर्या ने कमेंट दिया, ये मुझे लगता है कि ये खेल भावना से नहीं, बहुत। देखिए बावजूद इसके कि उन्होंने अगला मैच 1 घंटा से डिले किया, उन्होंने That's what I'm saying, you know, ICC क्या कर रही है? हाँ, तो हम ये पूछना गलत है। सही, हमें गर्व है कि हमारा भारतीय बोर्ड आज क्रिकेट का राजा बन गया है, लेकिन भारतीय बोर्ड की तरफ से भी कोई बयानबाजी नहीं हुई, ना आईसीसी की तरफ से हुई। बयानबाजी सिर्फ टीवी के ऊपर और न्यूज़पेपर में चल रही है, एंड दैट्स आई थिंक वेरी सैड। और खासकर प्लेयर्स इसमें फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, जो आपका कहना है। एसीसी एक्चुअली एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है, जो ये कराती है एशिया कप, आई थिंक इट्स पास्ट इट्स एक्सपायरी डेट, इट्स डन, दैट काउंसिल इज ऑलमोस्ट डन। अगर ये इस शेप एंड फॉर्म में रहती है, आई डोंट थिंक कि अगला एशिया कप होगा भी, क्योंकि इंडिया माइट जस्ट वॉक आउट ऑफ इट कंप्लीटली। अगर वहां मोहसिन नकवी जी ही रहते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो उसके प्रेसिडेंट भी हैं। आई मीन पाकिस्तान इज लाइक दैट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, और उनकी जो पॉलिटिक्स है। तो इफ द मोमेंट इंडिया वॉक्स आउट, द प्रॉब्लम विद दैट आई टेल यू, क्योंकि भारत को एक नया पैसा कमाई नहीं होती है एसीसी के इवेंट से। जितने पैसे होते हैं भारत बांट देता है। इंडिया डज नॉट कीप इट्स मनी। वो 50-60 मिलियन आते हैं, वो चाहिए नहीं, वो कभी नेपाल को देता है, कभी थाईलैंड को देता है, कभी मलेशिया को देता है। लेकिन जिस दिन इंडिया वॉकआउट करता है इस टूर्नामेंट से, तो वो जो किटी है 270 मिलियन की, फिर वो सबकी चली जाएगी। इट वोंट मैटर टू इंडिया, बट इट विल मैटर टू अ लॉट ऑफ आकाश भाई डायरेक्टली नहीं कह रहे ना, डीए जो बनता है ना, अलाउंस वगैरह जो बनता है वो चली जाएगी आईसीसी की। भारत देखिए टीएडीए सब छोड़िए, मैं ये कह रहा हूं कि प्लेयर्स ने, आपने जो कहा वो किया, वो जाके खेले, जीते, और आपने कहा कि कोई व्यवहार नहीं होगा सामने वाली टीम के साथ, तो उन्होंने पूरा फॉलो कर दिया। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनके हाथ में वो ट्रॉफी लाकर रखे? आपको नहीं लगता? बीसीसीआई का काम है, ये खिलाड़ियों का काम नहीं है। हाँ, बीसीसीआई को पूछना चाहिए। मेरा ये कहना है कि बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है क्या? एज आई सेड अर्लियर कि आईसीसी इज द पेरेंट बॉडी, उसके नीचे एसीसी है, उसके नीचे भी बहुत सारी बॉडीज है, लेकिन बीसीसीआई की आज जो ताकत है, बीसीसीआई और हमारे जो आईसीसी के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे हैं, उनको तो निर्णय लेना चाहिए था ना। ठीक है, चलिए अभी इस बात को यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चेंज करते हैं नहीं, टॉपिक को। आपने कैफ, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, प्रेशर की बात की ना, कि किस तरह से प्लेयर्स ने प्रेशर को हैंडल किया। तो कहीं आपके साथ कोई एक लम्हा जब आपके पास बहुत प्रेशर था आपके ऊपर, लेकिन आप उसको पार कर गए, तो जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि उस वक्त आपका मैकेनिज्म क्या होता है उस प्रेशर से डील करने का, कि भाई आज तो आर्या पार है। अब वो इंग्लैंड का लम्हा है, उसके अलावा कई बार है, इंडिया में भी कई बार आपने टेस्ट मैचेस बचाए, ओडीआई में भी आपने किया। वो प्रेशर सिचुएशन था कि भाई एक बॉल एक गलती में गया, लेकिन फिर आप निकल गए आगे और आपने टीम को पार कर दिया। उस लम्हे को आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, लोग ना नेटवेस्ट ट्रॉफी के बारे में बहुत बात करते हैं, 2002 जो हम जीत के आए थे लॉर्ड्स में। पर मैं एक्चुअली जब पाकिस्तान गया 2004 में, तो वहां पे हम ना लाहौर का एक मैच था, हम 2-1 से उसमें पीछे थे, 2-1 से श्रृंखला में पीछे थे, और लाहौर में हम 4th ओडीआई खेल रहे थे और हमारे 145 से 5 वहां भी हो गए थे और 270-280 चेस कर रहे थे। मैं और द्रविड़ वहां क्रीज पे थे। तो सर उस मोमेंट पे जब आप वहां पे सामने शोएब अख्तर बॉल लेके भाग के आ रहा है, पाकिस्तान के जो उनके फैंस लोग चढ़े हुए हैं कि भाई अरे अब तो ये हम 3-1 कर लेंगे, जीत गए टूर्नामेंट, वो जो दबाव वाला मोमेंट होता है जहां पीछे अब कोई नहीं है, अब मोहम्मद कैफ, द्रविड़ है, पीछे सारे गेंदबाज हैं। मतलब अगर आप ओपनर हो तो आपके पास पीछे बल्लेबाज है, पर मेरे पास ऐसा नहीं था कि मैं देखूं अरे वो नेहरा है, जहीर खान है, कुंबले हैं, ये सब बैटिंग करने आएंगे बाद में, तो वो अलग दबाव होता है। अच्छा, वहां पे क्या होता है कि उस मोमेंट पे आपका जो साल भर की जो परिश्रम है, जो हार्डवर्क है, तपस्या है, कुर्बानी है, जो आप पिक करते हो कि भाई मेरे पास ऑप्शन है कि यार आज प्रैक्टिस करूं या फिर दोस्त बुला रहा है थोड़ा घूम के आता हूं बाहर, पर आप बोलते नहीं यार अभी पाकिस्तान का टूर है, मुझे और अभ्यास करना, मुझे और फील्डिंग करनी, मुझे और बैटिंग करनी है। वो मोमेंट ना, वो दो पहलू हमेशा लाइफ में आपके आएगा। तो वो क्या पिक करते हो आप
कि नहीं यार मुझे रुक के ना, मैं ऑफिस में रुकता हूं, 1 घंटा और काम करता हूं, मुझे पता है ट्रैफिक है, ये है वो है, सुबह से मैं आया 9 बजे से। पर जो अतिरिक्त आप अभ्यास करते हो, अतिरिक्त टाइम बिताते हो, वही चीज आपको उस टाइम पे काम आती, जो मेरे काम आई, मेरा बिलीफ, मेरा हार्डवर्क। और हार्डवर्क से क्या होता है, बिलीफ मिलता है। जब भी आप परिश्रम करते हो, लगातार मेहनत करते हो, उससे ही कॉन्फिडेंस आता है सर। बिलीफ कैसे आता है? लगातार आप जब नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हो, यहां से बॉलें जा रही हैं, अरे आप लगातार हार्डवर्क करते जा रहे हो, तभी आपका भरोसा बनता है। जो उस मोमेंट पे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 2-1 से आप पीछे हो, मैं और द्रविड़ खेल रहे हैं, 136 की पार्टनरशिप की थी हमने जी। 136 की पार्टनरशिप करके हम मैच जिता के दोनों नाबाद आए, और उसके बाद 5th ओडीआई जीत के हम श्रृंखला जीते। तो उस मोमेंट पे मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है वो बिलीफ, भरोसा अपने खेल पे। और वो उसकी शुरुआत होती है ना, उससे पहले से होती है, 1-2 साल 3 साल पहले से होती है। अच्छा, आकाश भाई, जो कैब भाई कह रहे हैं कि मैं जिस डाउन पे गया उसके बाद बल्लेबाज मुझे नजर नहीं आ रहे थे, क्या यही बात है कि आजकल गौती भाई मोस्ट ऑलराउंडर लेके जाते हैं, 6ठे 7वें 8वें पायदान तक ऑलराउंडर भरे हुए हैं कि चलो अगर टॉप ऑर्डर गया तो नीचे वाले तक तो है कुछ? सी व्हाइट बॉल क्रिकेट में ना आप समझ भी सकते हैं क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर से अगर आप ज्यादातर जो हुई है वो T20 क्रिकेट हुई है। T20 क्रिकेट में भारत नियरली 300 के बैरियर को ऑलमोस्ट ब्रीच करने वाला था, मतलब वहां तक आप पहुंच रहे हैं। 250 तो लगातार बना रहे हैं। बायलैटरल क्रिकेट में अगर आप सिर्फ ये एशिया कप छोड़ दें, क्योंकि पिचेस कुछ अलग थी, तो अगर आपका सपना वो है कि हम इतनी दूर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास असला बारूद भी होना चाहिए। तो फिर आपके पास नंबर 8 तक बैटिंग भी होनी चाहिए, वरना फिर वो जो अभिषेक शर्मा का विस्फोटक अंदाज है, उसके बाद सूर्या खेलते हैं, फिर तिलक मारते हैं, फिर हार्दिक उड़ाते हैं, ये सब उड़ाना और मारना बंद हो जाता है अगर आपको पता हो 7 पे बैटिंग खत्म हो गई है तो इसलिए 8 पे 9 पे बैटिंग है, वो पीछे चाहिए होती है इन्फेंट्री की, हमारे पास है सब कुछ भी है, संभाल लेंगे, सब हो जाएगा, तो चलो हम आगे चलते हैं। तो जिस अंदाज से क्रिकेट खेलने का प्रयास करें व्हाइट बॉल क्रिकेट में, आई थिंक इट्स अंडरस्टैंडेबल कि कहां जाना चाहते हैं, तो वहां ऑलराउंडर्स को ज्यादा महत्व मिल रहा है, मेक सेंस। इनफैक्ट उनकी जो टीम थी उसमें भी आप पाएंगे कि ऑलराउंडर्स बहुत सारे थे तब विश्व कप जब पहली बार भारत ने जीता। टेस्ट क्रिकेट में ऑफकोर्स वहां कई बार लगता है कि वो अवॉइडेबल है, कि आप एक प्रॉपर बॉलर खिला लीजिए इंस्टेड ऑफ प्लेइंग नीतीश कुमार रेड्डी और उनको नंबर 8 पे आप बैटिंग करा रहे हो। दैट इन माय ओपिनियन इज नॉट राइट। वो काम जरूर आप अवॉइड कर सकते हैं, एक प्रॉपर बॉलर खिलाइए, एक प्रॉपर बैटर खिलाइए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट आज भी वैसी खेली जा रही है जैसी 150 साल पहले खेली जाती थी। T20 अभी अभी आया और उसमें भी कई नेचर में बदलाव आया है, कि जैसे आईपीएल में पहले 150 रन बनते थे, आज 270 रन चेज हो जाते हैं। तो वो चीजें बदली हैं, पर टेस्ट क्रिकेट हैजंट चेंज्ड। टेस्ट क्रिकेट भी बदल गया है, बेसबॉल क्रिकेट आया है। अब पहले रन रेट पूरे दिन का 2.5 हुआ करता था, आज 4 के एवरेज से सब खेलते हैं। ऑस्ट्रेलियंस ने ये काम शुरू किया, अब हर कोई ये खेल रहा है। टेस्ट मैचेस अब 5 दिन खेले ही नहीं जाते, 4 दिन में खत्म हो जाते हैं। उसका तो नेचर बदल रहा है, मिलता कुछ नहीं है। सी क्या है कि आप 4 रन से बनाओ रन, आप बनाओ 6 रन से रन, 1000 रन तो आज भी नहीं बने। या तो ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर क्योंकि अब इतना मारना शुरू किया, देखो अब टीमें 1000 बनाती हैं, सर आज तक नहीं बने। तो इसका मतलब वो मूलभूत सिद्धांत टेस्ट क्रिकेट का नहीं बदला। आज भी 20 विकेट लेनी पड़ती है मैच जीतने के लिए। T20 क्रिकेट का जो पेस जो बड़ा है, आज वनडे क्रिकेट के अंदर 434 रन बना के किसी ने चेज कर दिए, मतलब वो क्रिकेट बदली है। टेस्ट क्रिकेट इज स्टिल प्रीटी मच द सेम। फास्ट हो गई, मान ला 2.5 दिन में मैच खत्म हो जाते हैं, पर इट्स स्टिल वेरी मच द सेम। कैब भाई, एक खिलाड़ी है टीम इंडिया में, मोहनलाल, संजू सैमसन वो है, एक है खिलाड़ी हैं जिनका नाम है श्रेयस अय्यर। उन दोनों खिलाड़ियों के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे और संदीप सर आपसे भी, क्या उनके साथ गलत हो रहा है या उनको टीम में एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है? संजू सैमसन जो ओपनिंग करते आए हैं, उनको हमने देखा किस तरह से एशिया कप में नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 तक में कई मैच में बल्लेबाजी नहीं मिली। समस्या कहां आ रही है? श्रेयस अय्यर क्यों नहीं जगह बना पा रहे हैं, जो कि नंबर 4 के परफेक्ट बल्लेबाज हैं? संजू सैमसन क्यों नहीं जगह बना पा रहे हैं? नहीं बना पा रहे तो फिर आप उनको प्लेइंग लेवल में क्यों लेके जाके खराब कर रहे हो? देखिए, अय्यर तो ओडीआई खेल रहे हैं, वो T20 नहीं खेलते, उनका नाम वहां नहीं आता। हालांकि बहुत अच्छा खेले, इस बार आईपीएल में कप्तान भी थे, आईपीएल को अपनी टीम को फाइनल्स में लेके गए, और एशिया कप में उनका नाम नहीं आया था। सबने लगाई थी उम्मीद की आएगा नाम, बहुत अच्छा खेल किया, पर क्योंकि वो टॉप 3 टॉप 4 हैवी है वहां पे, अगर गिल साहब ना आते बतौर वाइस कैप्टन तो वो टीम में होते। गिल साहब वाइस कैप्टन आ गए बतौर ओपनर, तो उनको उनकी जगह पक्की हो गई। साथ में अभिषेक शर्मा पक्के हो गए, फिर तिलक वर्मा है 100 मार के आ रहे हैं, वहां पे सूर्य कुमार 3 नंबर खेलते हैं, तो फिर अय्यर 5-6 नहीं खेल सकते, वो टॉप 4 के प्लेयर हैं। तो वो T20 की बात कर रहा हूं,
उनका वहां आप उनको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब मैं संजू की बात कर लेता हूं। संजू का ओडीआई में होना जरूरी था, उनके साथ गलत हुआ, क्योंकि जो जुरैल जा रहे हैं, जुरैल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हमारे आगरा के, यूपी के ही हैं वो, और जब भी वो बंदा बैटिंग करने उतरता है स्कोर करता है, चाहे यूपी का मैच देख लो, यूपीपीएल देख लो, या इंडिया के लिए आईपीएल का स्कोर करता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज बल्लेबाज है, उसका बहुत भविष्य बहुत उज्जवल है। पर मुझे लगता है कि ये करेक्ट टाइम नहीं था, सही टाइम था संजू सैमसन को पिक करना नंबर 5-6 पे। अब कई सिलेक्टर्स बोल रहे हैं कि उन्होंने नंबर टॉप में जाके 100 मारा है, तो वो गलत आकलन है। एक्चुअली वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। संजू और जैम्पा, अभी जैम्पा मिलेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया में, वो जो कॉन्टेस्ट था ना, मुकाबला एडम जैम्पा, वो बंदा ऐसा प्लेयर नंबर 5-6 पे आके सामने छक्का मारता है। वो हमने एशिया कप में देखा, हमने आईपीएल में देखा। तो मुझे लगता है कि ओडीआई में उनको होना चाहिए था, नाम नहीं आया। संजू की बात कर रहा हूं यहां पे मैं, क्योंकि उस नंबर पे जहां जुरैल खेलेंगे, उस नंबर पे संजू बेहतर विकल्प है। क्योंकि आप देखते हो ना टीम में कहां कहां बंदा फिट होता है। नंबर 3 पे विराट कोहली है, ओपन गिल करेंगे, रोहित शर्मा वहां ओपन करेंगे। रोहित शर्मा जब तक खेलेंगे जायसवाल को मौका नहीं मिलेगा, जायसवाल को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रोहित शर्मा, गिल नंबर 3 पे, विराट कोहली 4 पे अय्यर, 5 पे आपके अक्षर पटेल खेलते, कभी केएल राहुल खेलते, हार्दिक पांड्या है नहीं तो वो उनकी जगह रेड्डी आ गए, ठीक है। तो ये जगह ऐसे बोल रहा हूं, वहां जुरैल तो बनता ही नहीं कहीं पे। 5-6 नंबर पे संजू बतौर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, उनका रिकॉर्ड भी शानदार है, और आईपीएल में जो छक्के मारने की लिस्ट है ना, वो टॉप 10 में उनका नाम आता है। आईपीएल की इतिहास में, मतलब वहां क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स सब लोग खेल के चले गए, टॉप 10 में वहां पे संजू सैमसंग है, और इसलिए मुझे लगता है कि उनके साथ गलत हुआ। ओडीआई में उनका नाम आना चाहिए था ये ऑस्ट्रेलिया टूर पे। एंड बतौर एक कीपर भी उनकी क्वालिटी ऑफ कीपिंग इज अ शेड बेटर देन, शायद देखिए, शायद 11 में खेलने का मौका ना मिलता, पर मैं स्क्वाड की बात कर रहा हूं। केएल राहुल कीपिंग करेंगे ओडीआई में, केएल राहुल कीपिंग करेंगे, तो शायद उनको मौका ना मिलता। पर जुरैल को, क्योंकि जुरैल ने टेस्ट में 100 बना दिया। अब दिक्कत क्या आती है ना हमारे सामने, अभी सामने में टीवी देख रहा हूं, अरे जुरैल 100 मार गया, अब कल टीम बननी है। अब ये क्या होता है, कभी कभी हम या तो फिर उतना डीपली जाते नहीं कि भाई अच्छा नहीं यार, अभी हम रोहित कोहली पे फोकस कर रहे हैं, उसको हमने कप्तान से हटाया है, तो वहां पूरा दिमाग सेलेक्टर्स का भरा हुआ है। पर उस चीज में कहीं ना कहीं संजू मिस हो गए, क्योंकि उनका रिकॉर्ड नंबर 5-6 पे बहुत शानदार ओडीआई में। संदीप भाई, एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि सुपर पावर हम बात कर रहे हैं, टीम इंडिया एक ऐसी टीम है जिसके लिए आप T20, टेस्ट मैच और ओडीआई के लिए अलग अलग प्लेयर प्लेइंग 11 रेडी हो सकता है, लेकिन अजीत भाई ने कहा है कि हम 3 फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान के साथ नहीं जा सकते, हमें एक ही कप्तान चाहिए। ये क्यों? उसकी सोच है, हर खिलाड़ी, हर कोच, हर कप्तान की सोच अलग अलग होती है, लेकिन वेदर इट्स बेनिफिटिंग द टीम, ये बहुत जरूरी है। आपने श्रेयस अय्यर और संजू का नाम लिया, मैं तो पूछता हूं कि ये चिंता की बात है? हम तो एशिया कप जीत के आए हैं। अगर ऑप्शंस अच्छे हैं, अगर हेल्दी कंपटीशन हो सिलेक्टर्स के लिए, जो अगर परेशानी हो, तो वेरी गुड साइन ऑफ आवर इंडियन क्रिकेट। जो बेंच स्ट्रेंथ हमारी है, इतनी तगड़ी बेंच स्ट्रेंथ हमारी है, तो उसे चिंता की बात नहीं समझनी चाहिए। इट्स सैड, ओनली 11 कैन प्ले, बट हमारे पास अगर 30 प्लेयर तैयार है खेलने के लिए, तो हमें खुशी, हमें गर्व होना चाहिए। या इसमें यही होता है क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है, तो इसीलिए डिबेट भी ज्यादा होती है। और ये आप लोग करते हैं, डिबेट आप लोग करते हैं। जब किसी का चयन होता है तो आप बोलते हैं कि इसका चयन क्यों हुआ, अगर किसी को ड्रॉप किया जाता है तो ड्रॉप क्यों किया। इसमें कई बार ऐसा होता है। मेरी गौतम से बात हुई, हाँ जी, तो मैंने गौतम से पूछा ये वाला सवाल कि भाई ऐसा क्यों है कि एक ही कप्तान, ये अजीत ने बोला है कि हाउ डू यू थिंक एज अ कोच। कह आकाश भाई देखो ऐसा है, 14 तारीख को मैं टेस्ट खेल रहा हूं, 19 तारीख को मैं वनडे खेल रहा हूं, 25 तारीख को मैं T20 खेल रहा हूं, एक ही महीने के 3 हफ्ते हैं। तो 19 से 25 तक अगर 3 अलग अलग कप्तान होंगे तो टीम कैसे चलेगी बताओ? मुश्किल होगा कि आप हर किसी के साथ ट्यूनिंग अलग अलग सेट करोगे, तो देश का जो क्रिकेट को एक दिशा में ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऑप्शन अवेलेबल है, नहीं है तो कोई बात नहीं सर, आपको करना पड़ेगा। ऑप्शन तो डालना पड़ेगा ना, मतलब आप रेडी करोगे ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप। तो अभी वो शुभमन गिल की तरफ गए भी इसी वजह से है कि एटलीस्ट आपके पास 2 फॉर्मेट में एक कप्तान है, सूर्य कुमार यादव T20 के कप्तान है, शुभमन को वहां पे भी आपने सेकंड में रखा हुआ है, डिप्यूटी है, कि जब वहां पे जगह होगी
तो उसके शुभमन गिल वहां पे भी आ गया। लेकिन उसमें एक और बात बताऊं आपको कि कैप्टन्स का फॉर्मेट, गौती का जो ये एक्सप्लेनेशन है कि भाई 15 दिन के अंदर हम 3 अलग फॉर्मेट खेल रहे हैं, लेकिन आप 3 अलग टीम के साथ खेल रहे हैं ना, टीम भी तो सेम नहीं है, तो कैप्टन क्यों सेम होना चाहिए? ओवरलैप होता है, तो क्या होता है? कुछ होता है। आई जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन। सी, अगर आप एक फॉर्मेट के कप्तान हैं और मान लीजिए आपके पास 3 कोच भी हों, एक कोच क्यों चाहिए? 3 रख लो। आई मीन 3 कोच, 3 कप्तान, 3 अलग अलग टीम। भारत में बहुत लोग हैं, 140 करोड़ लोगों का, बहुत है हमारे पास, 140 करोड़ लोगों का देश है। टेंशन क्या है? बहुत इतने सारे लोगों का चयन नहीं हो पा रहा, तो कितनी अच्छी बात है, कर लीजिए। तो इसमें होता क्या है कि आप एक टीम के कप्तान हैं, आपको ना बुमराह जरूर चाहिए। हाँ, आपको बुमराह चाहिए, आप नहीं छोड़ेंगे बुमराह को। और दूसरे वाला फॉर्मेट वाला कहता है मुझे भी बुमराह चाहिए, क्योंकि मेरा फॉर्मेट तो इसी, मेरी किस्मत जो है वो तो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तीसरा कहता है मेरी क्या गलती है भाई, हम मेरे को भी तो चाहिए बुमराह। तो नाउ एवरीबडी इज पुलिंग इंडियन क्रिकेट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो सर वो कैसे चलेगी? तो वो एक क्रिकेट यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। हाँ। क्रिकेट अगर चलानी है, इसीलिए अलग अलग रख दो। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सिलेक्शन होता है उसके पहले 1 महीना बहुत बातचीत होती है, वेयर वी इन्वॉल्व कोच, वी इन्वॉल्व कैप्टन, वी इन्वॉल्व वाइस कैप्टन, वी इन्वॉल्व सीनियर प्लेयर्स ऑल्सो, वी ऑल्सो इन्वॉल्व बीसीसीआई, और फिर बात बनती है। अभी जो चल रहा है, as long as it's working well for Indian team, as long as Indian team is getting results, giving results, तो चिंता की बात नहीं है। चलिए, समय थोड़ा कम है, तो एक ये योयो टेस्ट के बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है? देखिए, हमारे जमाने में तो हमने जिम्नेशियम का भी नाम नहीं सुना था। ये योयो टेस्ट चल रहा है, और जो स्तर फील्डिंग का और फिटनेस का स्तर आज जो है, मैं सलाम कहूंगा। और बीसीसीआई और सारे जो, जैसे पहले भी मैंने कहा कि जो सुविधा आज के प्लेयर्स को मिलती है, लेकिन उसका असर, उसके रिजल्ट्स भी मैदान के ऊपर मैच में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह की फील्डिंग हमारी इंडियन टीम आज कर रही है, हमारे जमाने की बात करें तो मैं तो छुप जाता था लेकिन वो गलत था। लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं ये जो स्लाइडिंग वगैरह की बात है, तो कि हमने तो देखा भी नहीं, तो आज हम ताली मारते, और ये खुशी की बात है। आपका थॉट प्रोसेस तो अलग होता था, जितने छोड़ूंगा उससे 3 गुना बना के आऊंगा, आपका तो ये होता था ना, वो तो आप सोचते थे। बट ये योयो को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? योयो टेस्ट, कोई कहता जरूरी है, कोई कहता नहीं है। देखिए, फिटनेस जरूरी है, क्योंकि आप इतने जो अलग अलग फॉर्मेट चल के आजकल, तो आपको अगर फिट नहीं होगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा बैलेंस की आवश्यकता है। जहां पे हम देख रहे हैं फील्डिंग का स्तर तो बढ़ गया है, पर इंजरी का स्तर ही बढ़ गया है, प्लेयर चोटिल भी हो रहे हैं। तो अब मैंने इसका थोड़ा सा जांच पड़ताल करी कि भाई चोटिल क्यों हो रहे हैं इतने आजकल। एक से एक हमारे पास फिजियो और बीसीसीआई द रिचेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड, कितने पैसे हमारे पास, तो ये हम बुमराह को संभाल नहीं पा रहे। उनको हम बोल रहे हैं भाई तुम अब 2 मैच ब्रेक लेके 1 मैच टेस्ट मैच खेलो, फिर तुम टेस्ट मैच यहाँ खेलो, ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई मत खेलो, T20 खेलो, तो ब्रेक देकर उनको हम उनको हम संवार रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हार्दिक पांड्या वो भी चोटिल रहते हैं, बुमराह चोटिल रहते हैं, और अय्यर भी अभी उन्होंने मना कर दिया टेस्ट मैच में, बोला कि मैं ना मेरा बैक का इशू है। तो जो ये देख रहा हूं ना, मुझे लग रहा है कि जो 3 इंजरी की बात कर रहा हूं, 3 प्लेयर की बात कर रहा हूं, इनकी सिंगल इंजरीज है, बैक की इंजरी है, ठीक है। हार्दिक पांड्या, बुमराह और अय्यर सेम। तो कभी कभी ना हम अभी वहां बैलेंस की आवश्यकता है कि भाई कितनी ट्रेनिंग करानी है। अब जिम जा रहे हो तो आजकल ना बड़ा पावर ट्रेनिंग की आवश्यकता, वहां ना पावर ट्रेनिंग चाहिए हमें, ना बिल्कुल डोले शोले बनाने हैं, हैवी वेट्स उठाने हैं। हैवी वेट से क्या होता है, बॉडी और स्टिफ होती है, ठीक है, और आप फिर ग्राउंड पे ट्रेनिंग करते हो, मैच खेल के आते हो, और स्टिफनेस बढ़ रही है, फिर वो सडनली वहां से इंजरी स्टार्ट होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये 3 इंजरी जो बता रहा हूं, ये कॉमन इंजरी है, और इसमें थोड़ा सा जो भी इनके फिजियो है, ट्रेनर है, बीसीसीआई है खास तौर पे, वहां ध्यान देना। योयो तो अच्छी चीज है, पर मैं पावर ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, जो वेट लिफ्टिंग की बात कर रहा हूं, वो भागना दौड़ना तो बहुत सही चीज है बॉस, आप भागो, इंड्योरेंस करो, वो तो आपको हेल्प करेगी। पर जिम में जाके जो हैवी वेट उठा रहे हैं आजकल ना, उसका नुकसान भी हो रहा है। उसका नुकसान 3 प्लेयर उठा रहे हैं जो मैं नाम लिया, 3 जो इंजर्ड हुए हैं, हाँ। उनको एक्चुअली जिम ट्रेनिंग की वजह से इंजरी हुई है। इंजरी हुई है, तो आप ये कह रहे हैं कि बॉलिंग का स्ट्रेस और उसकी वजह से नहीं हुआ, जितना कि रॉन्ग काइंड ऑफ ट्रेनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेयर, जो गलत तरीके का। योयो तो सर बहुत चीज है, योयो मैं तो योयो करके ही बड़ा हुआ हूं। मेरा तो भागने का स्टाइल ही योयो था, मतलब वो भाग रहा हूँ 40 मिनट 45 मिनट स्पीड ट्रेनिंग भाग रहा हूँ, पर मैदान तो बहुत हमने ट्रेनिंग करी है। तो अगर मोहम्मद कैफ अच्छा फील्डर बन पाया तो उसका बड़ा रीजन जिम नहीं है,
उसका मेन रीजन था आउटडोर घास में घंटों अभ्यास करना। उसमें क्या होता है, आपका जो बैक है, ग्लूट्स है, हैमस्ट्रिंग है, वो इतनी मजबूत होती है कि वो टूटेगी नहीं। वो जिम में नहीं, उसका वो ट्रेनिंग लोग ना जिम में करना चाहते हैं। जिम और ग्राउंड सर अलग अलग ट्रेनिंग ग्राउंड है, वो समझना आवश्यक है। आकाश भाई ये बताओ, अभिषेक शर्मा बहुत आजकल कैमरा उनकी तरफ फोकस हो रहा है। टीम इंडिया में आने वाले 3-4 साल के बाद ऐसे 2 खिलाड़ी का नाम बताओ जो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरह क्राउड लेकर ग्राउंड पे आ सकते हैं। मतलब आप उनको, अगर वो टीम में है तो भैया आप टिकट तो मिलेगा नहीं और पास तो मांगना मत। नहीं, इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि भारतीय क्रिकेट की ये खुशकिस्मती है कि एक जाता है उसके साथ ही कोई दूसरा भी आ जाता है। और वो अगर आप ये बात मान लीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे जब खेल रहे थे, रोहित भी थे, विराट भी थे, फिर लगा इंग्लैंड का दौरा आएगा, सब कितना मिस करने वाले हैं ना, कितना, आई मीन कैसे होगा, ना तो कोई मैदान पे कोई मैच देखने आएगा क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी नहीं है, रिटायर हो गए, अश्विन भी नहीं है, ये तो बहुत युवा टीम गई है। एवरी सिंगल डे वॉज सोल्ड आउट, एवरी सिंगल डे इन इंग्लैंड वो सोल्ड आउट, और हर मैच 5 दिन गया है, 2-2 से आप श्रृंखला बराबरी करके आए हैं। ऑलरेडी आपने उस दौरे के ऊपर आपने रोहित और विराट को मिस नहीं किया है। इट इज अ रियलिटी। दिल को बेशक दुख हुआ हो, लेकिन नहीं किया आपने मिस। तो आने वाला समय में आपको एक मिलेगा यशस्वी जायसवाल, दूसरा ऑफकोर्स शुभमन गिल आपका पोस्टर बॉय है। तो ये दोनों वो हैं जो कहते हैं ना, करण अर्जुन, राम लखन। सो विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, दीज आर द 2 पीपल जो आपके पास तीनों फॉर्मेट में। अभी यशस्वी को मौका नहीं मिला है, जिस दिन मिलेगा ना, he'll be a rock star। वही एक और क्राउड पुलर है जिसका टो टूट गया है, वो आएगा तो फिर वो अपने आप ही क्राउड खींच रहा है, दैट इज ऋषभ पंत। Oh, he is brilliant, absolutely, he is a rock star again। वो तो सारा कैमरा फोकस ले जाते हैं। अच्छा, ऑडियंस में 1-2 लोग सवाल पूछना चाहें क्योंकि टाइम कम है, मैं बहुत जल्दी सवाल लूंगा, 1-2 सवाल बस। मैं प्लीज, आप क्या नाम है आपका? आपका माइक ऑन करिए। हाँ जी, मैं आ रहा हूं। चलो हर्ष, टाइम वेस्ट मत करो, आ जाओ जल्दी जाओ, बोलो किससे पूछना सवाल? सर कैफ सर से मेरा सवाल है। मेरा नाम हर्ष है, मैं AFT का स्टूडेंट हूँ। और सर मेरा सवाल ये है, क्योंकि रोहित और विराट दोनों सिर्फ ODI खेल रहे हैं और ODI के मैचेस बहुत कम होते हैं, जैसा कि आकाश सर ने भी कहा, तो क्या इतनी बड़ी महान हस्ती को जज करना आसान है या फिर कैसा प्लान चल रहा है? और सर 2028 में ओलंपिक्स भी हैं, 2028 में ओलंपिक्स भी होने वाले हैं, तो उसकी क्या प्लानिंग चल रही है? सर देखिए, ओलंपिक्स अगर हिंदुस्तान आ गया तो फिर बहुत खुशी की बात होगी। मेरे ख्याल से जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, वो अगर वो काम कर पाई कैसे भी करके, अगर ओलंपिक्स यहाँ पे आ गए तो बहुत फायदा मिलने वाला है। क्रिकेट छोड़ो, और जो स्पोर्ट्स है उनको बहुत फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जब आप बाहर के प्रोफेशनल एथलीट्स यहाँ आके खेलते हैं ना और सामने से देखते हो तो आप बहुत इंस्पायर होते हो। एक होता है टीवी पे देखना, एक होता है सामने से उनको ट्रेनिंग करते हुए देखना, फिर उनके जैसा बनना आप चाहोगे। जो बच्चे होंगे हमारे हिंदुस्तान के, उनको बड़ा फायदा मिलेगा और स्पोर्ट्स को अपग्रेड करने के लिए। वो पहला ओलंपिक की आपको मैंने बात कर ली। अब आपने बोला रोहित शर्मा और विराट कोहली। देखिए, रोहित शर्मा अभी जो 3 ODI खेल रहे हैं, अगर उसमें आपको उनको जज करोगे ना तो आप रोहित शर्मा को खो दोगे, क्योंकि रोहित शर्मा ये छोटे मोटे मैच के प्लेयर नहीं है। उनका बल्ला चलता है बड़ा मैच, फाइनल्स, चैंपियंस ट्रॉफी, 75 रन अगेंस्ट न्यूजीलैंड। उससे पहले क्या स्कोर था उनका? 30, 40, 25। तो वो ऐसा प्लेयर है कि उसको अगर बोलोगे यार 3 ODI है भाई, ये डू और डाई है, यहां अच्छा नहीं करोगे तो आप भाई भविष्य आपका खतरे में है। इससे बड़ी बेवकूफी सिलेक्टर्स नहीं कर सकते, स्पेशली रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है कि वो फिर बड़े मैच में ही खेलता है। तो उसके साथ अभी ये जजमेंट, उसको ऐसा मत, जैसे मैंने बोला पहला जो मैंने लफ्ज यूज किया था कि ये जो फूलों का बिस्तर है ना, ऐसा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा आपको ऐसे प्लेयर को जो ऑलरेडी उन्होंने इतिहास बनाया हुआ है। ठीक है, उनको 3 मैच में जज मत करो। विराट कोहली आपको मौका देंगे नहीं। विराट कोहली तो ऑफकोर्स वो खेलने जा रहे हैं, उनका तरीका ऐसा है कि वो हर मैच में स्कोर करते हैं, कंसिस्टेंट है। पर रोहित शर्मा और विराट में फर्क है। रोहित शर्मा वो 20-30 मारेंगे, पर बड़ा मैच आएगा तो बंदा पावर प्ले में जो स्टार्ट की बात कर लो, मैच विनिंग नॉक की बात कर लो, वो उनका करियर ऐसा रहा है। तो मैं उनको 3 मैच में जज नहीं करूंगा, और ना ही सिलेक्टर्स को 3 मैच में जज करना चाहिए उनको। बहुत सही कहा। इन्होंने ये भी पूछा क्योंकि 2028 में टेक्सास में जो ओलंपिक्स है उसमें पहली बार क्रिकेट शामिल होगा, तो उनका क्वेश्चन वो भी था कि ओलंपिक्स की नजर से आप कैसे देखते हैं? 2028 से पहले 26 और 27 भी है। हाँ,
26 से 27 26 में तो वो है नहीं, सर, वो तो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पर इसकी बात करें, पर ओलंपिक्स में पहली बार क्रिकेट इतना इस तर्ज पर शिरकत करेगा, तो फिर उसके लिए क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए, किस तरीके की टीम को हमको भेजना चाहिए, वो ये पूछ रहे। T20 फॉर्मेट, तो भारत की तो पहले 2026 में विश्व कप ही खेलेगा, वो खेलेगा। उसके बाद 2028 में T20, जितनी हम क्रिकेट खेल रहे हैं T20 टीम भी अच्छा कर रही है, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, घर पे वर्ल्ड कप खेलेंगे तो उम्मीद है कि अच्छा ही करेंगे। तो 2028 में तो अपना T20 डोंट वरी अबाउट इट, वी विल बी वेरी वेरी, अच्छा, चिंता नहीं। हाँ, इससे पहले कि अगला टीम इंडिया में सब कुछ ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल जी, ऑल इज वेल एकदम। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था, आप तीनों से। आपने बहुत क्रिकेट खेली है, ऑफ द फील्ड भी आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक लम्हा संदीप सर आपसे ही शुरू करते हैं, जो आप नहीं भूलेंगे, मजेदार हो, ट्रेजिक हो, जैसा भी हो, एक मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहता है, आज हमारे साथ शेयर करें। सर वो संदीप सर, ऑन ग्राउंड और ऑफ ग्राउंड पार्टी वाले कहीं पर भी कुछ भी। नहीं, ऑन ग्राउंड तो बहुत कम है मेरे लिए, ऑफ द फील्ड बहुत सारे हैं, लेकिन वो कहने जैसे नहीं है। फिर भी कोई ऐसा तो होगा जो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। I think the best thing happened to us, of course, the World Cup. Lifting the World Cup was great, and जब हम वर्ल्ड कप जीत के यहाँ आए, दिल्ली में हमारा स्वागत किया लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने। हैदराबाद हाउस में उन्होंने पार्टी रखी थी, जिस पार्टी में वो अकेली थी, देयर वर नो अदर, उनके जो एडीसीज होते हैं बाकी कोई नहीं थी। जब हमारी बस आई तो शी रिसीव्ड ईच वन ऑफ अस, एंड द बेस्ट थिंग वाज शी आस्क्ड मी, संदीप आप क्या खाओगे? तो चाट कॉर्नर लगाया था, तो मैंने कहा कि मैम मैं पानीपुरी खाऊंगा, तो उन्होंने खुद हाथों से पानीपुरी बना के मुझे खिलाई। मेरी फिर इच्छा और बढ़ गई, तो मैंने बोला कि मैम आई वांट रगड़ा पैटीज ऑल्सो, तो उन्होंने रगड़ा पैटीज भी बना के मुझे खिलाया। आई थिंक दैट वाज वंडरफुल। क्या बात है, बढ़िया लम्हा भाई, जो हमने नहीं सुना जी। देखिए, एक शेर सुनाता हूं आपको। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, मुझको दबाया और मैं उभरता चला गया। क्या बात है। ये वसीम बरेलवी साहब की वो शायरी है, मेरी खुद की नहीं है, मैं भी सुन के बोल रहा हूँ। पर मैं ये देखता हूँ, ये जो शायरी में ना बहुत ही ताकत है, क्योंकि ना जब हम लोग बड़े हुए, नहीं सर, एक ही याद करके आया था। अच्छा, ये प्रतीक भाई की डिमांड है। ये ऑन द स्पॉट पकड़ लिया आपने। तो ये सर मेरी अपनी जिंदगी में सबका अपना अपना एक पहलू होता है लाइफ का। मैं तो ऐसे बड़ा हुआ हूं, क्योंकि नहीं तुम नहीं कर सकते। हॉस्टल में था, तुम्हें अरे तुमसे नहीं होगा, तुम छक्के नहीं मार पाते, तुम मैच जिता नहीं पाओगे। तो हम तो ऐसे ही बड़े हुए कि जब बोले भाई तुझसे नहीं होगा ना, भाई मैं ही करके दिखाऊंगा। ये बचपन से जब मैंने घर छोड़ा, 12 साल का इलाहाबाद से कानपुर गया, वो जद्दोजहद सबकी लाइफ में होती है, मैं भी था उसमें से, आपकी भी लाइफ में भी है। तो मेरे लिए जो मोमेंट था, मैं मोमेंट पे आता हूं, जो आपने बोला जी। वो था नेटवर्क ट्रॉफी। नेटवर्क ट्रॉफी में जब वो मैं जिता के आया, सचिन तेंदुलकर साहब बैल्कनी से उतर के वो जो लॉन्ग रूम से होते हुए वो भाग के वो ग्राउंड पे आके गले लगाना, सचिन साहब कभी नहीं हिलते। वो तुम 100 मार दो, 200 मार दो, आओगे ड्रेसिंग रूम में, हाँ तब बंदा चल के आएगा, शाबाशी देगा, हाथ मिलाएगा, पर वो कभी वो ग्राउंड पे आके आपको कभी नहीं मिलेगा। वो शायद मेरे साथ एक आध बार ऑफकोर्स वर्ल्ड कप में हुआ होगा, जब वो जीते 2011 में, पर 2002 में मेरे साथ ऐसा वाकया था कि सचिन नीचे आ रहा मुझसे मिलने यार। वो मेरे लिए एक ऐसा लम्हा था कि ना इतनी जोश आ गई कि भाई इस देश के लिए जान निछावर कर दूं, ऐसा बंदा मुझसे मिलने आ रहा है। पर क्या कहा उन्होंने उस वक्त? आप गले मिलने आए तो क्या कहा सचिन पाजी ने? क्या नहीं, बोलते नहीं है वो। हाँ। वो इतना बोलने वाला बंदा नहीं है। बस वो कभी ऐसे आके ना, वेल डन कैफू, शाबाश यार क्या खेला, बस ये 2 लफ्ज। वो ज्यादा आपको चढ़ाएगा नहीं। वो ऐसा बंदा है कि हाँ भाई अच्छा किया, वेल डन, मूव ऑन, नेक्स्ट मैच। ओके, फाइनली आकाश, वी गॉट टू वाइंड अप जी। एडिलेड टेस्ट मैच एक्चुअली जो हम बरसों से जीते नहीं थे। इनफैक्ट जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो फ्लाइट में मैंने अखबार भी पढ़ा था, उसमें भारत का एक अखबार था, उसमें लिखा था कि 4-0 से हारने जा रहे हैं। क्योंकि उससे पहले ऐसे ही हुआ करता था, फिर ब्रिस्बेन भी हम जीत नहीं पाए थे, ड्रॉ हो गया था मैच। पर जब एडिलेड मैच जीते थे एक्चुअली, वो लम्हा वाज स्पेशल कि आप, सो वी वर इन द ड्रेसिंग रूम,
और एक हमने बोर्ड बनाया हुआ था, एक व्हाइट बोर्ड था। व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्योंकि हम चेज कर रहे थे तो हमने ऐसे ऐसे करके लाइन लगा के फिर वो हम रन्स काट रहे थे कि कितने कितने रन बचे थे। एक बच्चे की हमने ड्यूटी लगाई हुई थी कि अच्छा ये काम आपने करना है, जो जहां बैठा था वहीं वहीं रहेगा और फिर इंतजार करेगा। आई थिंक दैट डे वॉज वेरी वेरी स्पेशल वेयर वी बिलीव दैट वी कैन डू इट। और शायद जो आज जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमने 2 बार लगातार उठाई है, उसके जो बीज थे वो शायद तब बोए गए होंगे कि यहाँ पे आकर भी आप इस किले को फतेह कर सकते हैं। पहली बार झंडा जो गाड़ा एडिलेड में, तो वो इनके लिए यादगार रहा। आपने जिस बेबाकी से और खुले मन से हमसे बातचीत की है, ये मेरे लिए बहुत यादगार रहेगा, जिंदगी भर याद रखूंगा। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू नहीं, और थैंक यू। ये हमारे लिए ड्रीम ट्रू था आपके साथ, थोड़ा बहुत जो हमने शेयर कर लिया 22 गज की पट्टी पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाएं Thank you. संदीप पाटिल, आकाश चोपड़ा और मोहम्मद कैफ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर सच इंटरेस्टिंग सेशन। कई सवालों के बाउंसर्स फेंके गए लेकिन बेबाकी से तीनों ने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हमारे खास मेहमानों के लिए।